नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आप सबका एआई स्टडी पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग तैयारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज एक बेहतरीन टॉपिक है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय वित्त आयोग। भारत में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर संबंधों के संचालन और सुदृढ़ीकरण के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब क्या होता है? अर्ध न्यायिक निकाय का मतलब होता है कि यह न्यायालय की तरह कानून तो लागू कर सकता है लेकिन न्यायालय नहीं है। आपको मैं बता दूं कि इस बॉडी के बारे में, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत इस बॉडी के गठन करने का प्रावधान है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि गठन कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय 5 वर्षों में या आवश्यकता अनुसार इस बॉडी का गठन करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन करते हैं। आज हम इसी टॉपिक को फुल डिटेल्स में कवर करेंगे, खास करके यूपीएससी के प्रीलिम्स और स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स और साथ ही साथ मेंस परीक्षाओं में यदि इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं तो उनको भी हम कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि ये एक जो है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और साथ ही साथ क्वेसी जुडिशरी बॉडी के रूप में भी हमने इसको जाना। क्वेसी जुडिशरी बॉडी होती क्या, ये जाना। चलिए, भारतीय वित्त आयोग जो है, भारतीय वित्त आयोग संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो है गठित किया जाता है, ठीक है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, तो मैंने आपको बताया कि 5 वर्षों में या आवश्यकता अनुसार इसका गठन किया जाता है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक निकाय मैंने आपको अभी बताया छोटे भाइयों, क्वेसी जो है जुडिशरी बॉडी है ये। अब क्वेसी जुडिशरी शब्द का मतलब क्या होता है कि यह एक न्याय मतलब कि कानून लागू कर सकती है लेकिन न्यायपालिका नहीं है, मतलब न्यायालय नहीं है लेकिन कानून लागू कर सकती है इस बॉडी के द्वारा। मतलब कोई भी कानून को लागू किया जा सकता है लेकिन न्यायालय नहीं है। इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी। यह कोई स्थायी जो है निकाय नहीं है कि परमानेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपका क्वेसी जुडिशरी बॉडी है लेकिन परमानेंट बॉडी नहीं है, ठीक है, स्थायी निकाय नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको 5 वर्षों में इसको जो है आवश्यकता समझे तो पहले भी जो है इसका गठन किया जाता है। यदि हम इसमें आगे आते हैं, वित्त आयोग एक प्राथमिक कार्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है क्या करना है, संसाधन, वित्तीय संसाधनों का वितरण करना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये क्या होते हैं, वित्तीय संसाधन क्या होते हैं? वित्तीय का मतलब जो भी अमाउंट होता है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि केंद्र के पास कितना पैसा रहेगा और जो भारत में जो इतने सारे राज्य हैं उनको किस तरीके से हिस्सेदारी दी जाएगी। मैं इसमें पूरे के पूरे टॉपिक में आपको डिटेल्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। हमारे संविधान में आर्टिकल 280 कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 280 कहता है राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कई बार आपके प्रीलिम्स परीक्षा में डायरेक्ट यही आर्टिकल पूछ लिया जाता है या कई सारे आर्टिकल्स के साथ ये जो है मैच करा दिया जाता है, करेक्ट जो है राइट करेक्ट मैच कराने के लिए भी प्रश्न आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। वहीं आर्टिकल 281 जो है, इसी जो है फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसमें कहता है कि वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के समक्ष रखी जाएंगी। अब आपको मैंने बताया कि फाइनेंस कमीशन जो है इसका गठन कौन करता है, तो हर 5 वर्षों में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अब ये जो अपनी रिपोर्टें, जो भी ये रिपोर्ट तैयार करके अपनी देती हैं, तो ये रिपोर्टें जो है कहां पर, राष्ट्रपति महोदय को देती हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ने जैसे कोई रिपोर्ट बनाई और राष्ट्रपति महोदय को दी, तो आर्टिकल 221 कहता है कि यह निर्दिष्ट करता है कि वित्त आयोग की सिफारिशें संसद के जो है समक्ष रखी जाती हैं। यह बात क्लियर हो गई, मतलब जो भी सिफारिशें होंगी उनको संसद के समक्ष जो है रखा जाएगा। एक कुल मिलाकर के एक बात और मैं कहूं आपको कि जो भी रेवेन्यू होता है केंद्र के पास या जो भी टैक्स होते हैं केंद्र के पास, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना या उनको ग्रांट के संबंध में जो भी काम करना, वो सारा काम जो है फाइनेंस कमीशन ही देखता है। अब यदि हम बॉडी की बात करें कि ये जो एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा तो बनाया जाता है लेकिन इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको यहां पर देखना होगा कि जो कंपोजिशन बॉडी का है, इसमें जो है एक अध्यक्ष होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं और साथ ही साथ जो है उस चेयरपर्सन के कार्यों को आसान करने के लिए या उनके कार्यों को मदद करने के लिए जो है यहां पर 4 मेंबर जो है अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें कितना होता है, 1+4 मेंबर जो है फाइनेंस कमीशन में होते हैं और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? यदि आपसे प्रश्न आता है तो आप बोलना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। डन।
छोटे भाई यदि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे कि फाइनेंस कमीशन कितना है, तो 1+4 जो है, यहां पर एक जो है चेयरपर्सन होते हैं और 4 अन्य मेंबर होते हैं। अब यहां पर आते हैं, यदि हम बात करें कि आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करते हैं और ये राष्ट्रपति के आदेशों पर जो है अपने अवधि, मतलब जितने समय तक उनको राष्ट्रपति को रखना है, ये अपने पद में बने रहते हैं। अब यदि आप बात करें कि आयोग के जो 4 अन्य सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं, देखिए सबसे पहले यह भी जान लीजिए, सबसे पहले यहां पर यह भी जान लीजिए, जो चेयरपर्सन होता है वो कोई भी ऐसा व्यक्ति बना दिया जाता है कि जिसमें विशेष योग्यता होती है, ठीक है। तो उस विशेष योग्यता को निर्धारित कौन करता है, तो इसको लिए कोई भी प्रावधान नहीं कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय किसी भी व्यक्ति को एज ए चेयरपर्सन बना देते हैं, बस उस व्यक्ति में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। यदि हम बात करें कि जो ये व्यक्ति होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं या 4 अदर मेंबर होते हैं, क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? यस, ये पॉइंट ये भी कहता है कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं, यदि एक बार वो फाइनेंस कमीशन में अपॉइंट हो चुके हैं तो दोबारा भी रीअपॉइंट जो है किए जा सकते हैं। यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की, हाँ, यदि हम मेंबर की क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए यहां पर ये कोई भी क्वालिफिकेशन जो है मेंबर की ऐसे नहीं दी गई है कि संसद के द्वारा ये तय करते हैं संसद कोई भी क्वालिफिकेशन बना सकती है, लेकिन अध्यक्ष जो है ऐसा होना चाहिए जिसको पब्लिक अफेयर की नॉलेज हो, जो चेयरपर्सन होगा। अब आप कहें किस व्यक्ति को पब्लिक अफेयर की नॉलेज होगी? जो व्यक्ति जो है सरकार के साथ सेवाएं कर रहा हो या सरकार के अच्छे अनुभव रखता हो या सरकार या राष्ट्रपति से अच्छे संबंध रखता हो। 4 अन्य मेंबर जो होते हैं वो कौन होते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो देखिए छोटे भाई, एक तो बात कही गई है कि जो हाई कोर्ट है हमारे, उस हाई कोर्ट के जज बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता है वो व्यक्ति जो है एक फाइनेंस कमीशन में होना चाहिए। वित्त आयोग में जो वित्त आयोग के चेयरपर्सन के अलावा जो 4 मेंबर हैं उसमें एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा पॉइंट यहां पर, ए पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसमें? फाइनेंस, वित्त और अकाउंट में। वित्त और लेखा का जो नॉलेज रख रहा हो वह व्यक्ति भी, दूसरा व्यक्ति कैसा होना चाहिए? जिसको वित्त की समझ हो, लेखा अकाउंट की समझ हो, ऐसे व्यक्ति को भी एज ए मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। और कौन करेगा? राष्ट्रपति महोदय जो है अपॉइंट करेंगे। तीसरा पर्सन जो है कैसा होना चाहिए कि उसको फाइनेंस के मैटर में, वित्तीय मामलों के अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए, वित्तीय के साथ साथ प्रशासनिक मामलों की भी समझ होना चाहिए। पहला मेंबर मैंने आपको बताया कि वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा मेंबर मैंने आपको बताया कि फाइनेंस और साथ ही साथ जो है यहां पर अकाउंट की उसकी समझ हो। तीसरा व्यक्ति जो है वित्त के साथ साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से जो है चलाने की सक्षमता रखता हो या पहले उसने जो है कार्य की हो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, तो ऐसे व्यक्ति को भी शामिल किया जा सकता है। ए पर्सन हु, ठीक है, स्पेशल नॉलेज, यदि आपसे कहा जाए ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स के कोई भी व्यक्ति नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, जनरली आपने देखा बहुत सारे कॉलेजों के बड़े प्रोफेसर्स हैं या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अच्छी किताबें रिसर्च की है, ऐसे व्यक्तियों को भी क्या होता है फाइनेंस कमीशन के 4 मेंबर की टीम में शामिल किया जा सकता है। क्लियर है? तो कंपोजिशन क्लियर हुआ, और कंपोजिशन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब यदि हम बात करें कि वित्त आयोग जो है इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। सबसे पहला कार्य जो है यहां पर आप देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट। नेट का मतलब होता है छोटे भाइयों शुद्ध टैक्स रेवेन्यू। अब जैसे मान लीजिए केंद्र के पास जो पैसा आया उसमें डेप्रिसिएशन जो हुआ, जो भी अन्य चीजों में खर्चे हुए, उन सबको हटाने के बाद जो है किसके किसके बीच जो है, केंद्र और राज्यों के बीच जो है बांटना। ठीक है, जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उसको क्या है, किसके किसके बीच बांटना, यूनियन, केंद्र और राज्यों के बीच बांटना, जिससे कोई भी ऐसा डिस्प्यूट ना हो। तो इस पे ध्यान देने का काम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है शुद्ध टैक्स रेवेन्यू का। साथ ही साथ दिस शेयर ऑफ ईच स्टेट टोटल टैक्स रेवेन्यू, और जितने भी राज्यों के शेयर हैं उनको भी निर्धारित करता है। अब आप कहें कि उत्तर प्रदेश तो एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तो वहां का शेयर के लिए एक अलग आधार है। 3 प्रकार के आधार है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साथ ही साथ जो है आवश्यकता जिन राज्यों की ज्यादा है, इंसेंटिव पॉलिसी। तो मैं उन तीनों आधारों को आपको बताऊंगा, तो उस आधार पर जो है ये टैक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब आप कहेंगे कोई छोटा सा गोवा राज्य है, ठीक है, उसको समान टैक्स मिले, तो नहीं मिलता, उसके लिए आधार है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है छोटे भाइयों? बस कुल मिलाकर के इतना भी आप समझ लीजिए कि फाइनेंस कमीशन जो है, जो हमारे केंद्र के पास रेवेन्यू और टैक्स आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रांट के संबंध में केंद्र और राज्यों के बीच कोई संघर्ष ना हो, इसीलिए यह बॉडी बनाई गई थी 1951 के एक्ट के तहत। डन छोटे भाइयों? और इसका काम क्या है कि यूनियन और केंद्र के बीच जो टैक्स रेवेन्यू है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको जो है बांटना।
ग्रांट इन एड ऑफ टू स्टेट, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको अनुदान की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस प्रकार के राज्यों के लिए आर्टिकल, देखिए आपका आर्टिकल 275 ये कहता है कि संघ द्वारा राज्यों को अनुदान देना। ये आर्टिकल खुद ही कहता है कि संघ जो है यूनियन द्वारा राज्यों को अनुदान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल, अनुदान का मतलब ये कहा गया है, आर्टिकल 275 हमारा कहता है कि ये आर्टिकल कहता है कि जो हमारा केंद्र है वो जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है केंद्र में, ठीक है, उस केंद्र के रेवेन्यू में अपनी जो है राज्यों की हिस्सेदारी उनको दे। और ये 275 में ग्रांट एड की बात कही गई है। डन छोटे भाइयों, तो ये भी इसी फाइनेंस कमीशन का काम है, ठीक है। इनबैलेंस जैसे हो गया तो उस राज्यों की मदद करना। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट बाय द सेंटर, ठीक है। जो भी ग्रांट होता है वो कहां से दिया जाता है, तो आप बोलना कि कंसोलिडेटेड फंड से। अब आप में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है। तो छोटे भाइयों, हमारे संविधान में आर्टिकल 266(1) के तहत संचित निधि का प्रावधान जो है दिया गया है। संचित निधि, लेखा निधि, उसी संचित निधि जो है आर्टिकल 266(1) के तहत आता है। ये ग्रांट देने की बात 275 में कही है कि भाई केंद्र जो है, ये जो संघ है हमारा, वह राज्यों को अनुदान देगा। वहीं आर्टिकल 266 कहता है कि संचित निधि का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे केंद्र के पास टैक्स, कोई फीस का पैसा आया या कोई टैक्स का पैसा आया या कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा आया या कोई ऋण है या सरकार को अन्य प्राप्तियां हुई हैं, ये सारा का सारा कहां पर रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है। और कंसोलिडेटेड फंड से एक भी रुपया निकालने की अनुमति जो होती है, 1 रुपया भी निकालने की अनुमति, वो संसद में जो है बिल पास करके मनी बिल के रूप में फिर निकाला जाता है। छोटे भाइयों, तो ये बात समझिए, कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा आता है, उस पैसे में जो नेट निकलता है शुद्ध, जो मतलब सारे खर्चे, और जैसे मान लीजिए सरकार ने किसी देश से टैक्स लिया, ऋण लिया है या किसी को ऋण दिया, उससे जो प्राप्तियां हुई उन सबको हटा करके फिर जो है ग्रांट में आपस में डिवाइड किया जाता है। तो ये काम कौन करवाता है? फाइनेंस कमीशन करवाता है कि कितना इस समय राज्यों को शेयर मिलना चाहिए, कितना केंद्र के पास रुपए को रहना चाहिए। मेजरिंग टू इंप्रूव द स्टेट फाइनेंस पोजीशन, आपको यह भी मैं बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो केंद्र और राज्य में, इसीलिए ये बॉडी इन तीनों कार्यों को करती है। तो ये भी एक काम करती है कि मीजरिंग करती है, स्टेबिलिटी बनी रहे, वित्तीय स्थिरता रहे। तो ये सारे कार्य कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके फंक्शन है जो आपको याद रखने, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक देख लीजिए। आगे चलते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि इस बॉडी का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, 5 वर्षों के लिए, आवश्यकता अनुसार भी करते हैं। आपको मैंने यह भी बताया कि ये जब अपनी रिपोर्ट है किसे प्रस्तुत करेगा? भाई जो इसको बनाएगा ये उसी को रिपोर्ट देगा। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को प्रोवाइड करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय इस रिपोर्ट को, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को कि एक साल में इतना पैसा यहां जाना चाहिए, इस कार्य में इन मदों में खर्च होना चाहिए, ये सब रिपोर्ट अपनी देते हैं। और यह रिपोर्ट जो है ये कहां पर पहुंचाते हैं? संसद के दोनों सदनों में। जो हमारी पार्लियामेंट है, फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, यह रिपोर्ट जो होती है इसको कहां पर पहुंचाया जाता है? तो हाउस में, दोनों हाउस में, हमारे जो है बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचाया जाता है। फिर जो लोकसभा और राज्यसभा में इसको मतलब व्याख्यान ज्ञापन होता है और इसको प्रस्तुत किया जाता है। कुल मिलाकर के मैंने बताया कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट जो है किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति महोदय कोई भी रिपोर्ट जो होती है उनके पास जो आती है वह जो है कहां पर पहुंचाते हैं? तो पार्लियामेंट पहुंचाते हैं, हमारी संसद में पहुंचाते हैं, ताकि उस पर निर्णय हो सके कि इस रिपोर्ट में ये मदों का यहां पर जाना तय हुआ है, इस राज्य की ये अपनी समस्याएं हैं, स्पेशल ग्रांट की मांग है 275 के तहत, तो उसको भी पूरा किया जाए। ठीक है, राज्य के संचित निधि से, मतलब कि भारत सरकार के संचित निधि से, जो कि आर्टिकल 266(1) के तहत कब बताया गया है। अब आगे आते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि रिपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यदि यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो आप ये मत बोलिएगा वो पार्लियामेंट को देता है, वो राष्ट्रपति महोदय को देता है। राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल में रखवाते हैं। डन छोटे भाई, यदि हम बात करें कि जो हमारे फाइनेंस कमीशन है वो अभी तक कितने हो चुके हैं, तो आपको बता दें कि इसका पहली बार गठन फाइनेंस कमीशन एक्ट जो आया उसके आधार पर 1951 में 1951 में किया गया था। अब 1951 में पहला फाइनेंस कमीशन बनाया गया, 1951 में। ठीक है, डन छोटे भाइयों। और ये पहले फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? के.सी. नियोगी साहब थे। आपको बता दें फाइनेंस कमीशन आगे की वित्त के लिए बनाया जाता है कि आगे वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो 1952 से 57 तक के लिए ये अपनी रिपोर्ट जो है किसे देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को
देते रहे। केसी नियोगी साहब की तस्वीर ये है, जो हमारे देश के फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर हैं। और आपको मैं बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ कि सेकंड जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे हैं, ये हमारे देश के दूसरे वित्त मंत्री भी रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट है केसी नियोगी साहब के बारे में। केसी नियोगी साहब हमारे देश के दूसरे जो है वित्त मंत्री भी रहे हैं, और जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 के तहत जिसका गठन हुआ है, उसके ये पहले अध्यक्ष भी रहे। आपको पता है छोटे भाइयों कि 2017 में जो है आपका जो है एनके सिंह की अध्यक्षता में एक फाइनेंस कमीशन आया था, जो कि 15वां फाइनेंस कमीशन था, 15th। और जो 16वां फाइनेंस कमीशन अभी गठित किया गया है, ये 2023 में गठित किया गया। और ये किसकी अध्यक्षता में? तो अरविंद पनगड़िया साहब की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और ये अरविंद पनगड़िया साहब की तस्वीर है, तो इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो अब 2023 में गठित किया गया 16th फाइनेंस कमीशन है, वो 2026 से लेकर के 31 तक के लिए जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति को सहायता प्रोवाइड करेगा, किस प्रकार से रेवेन्यू और टैक्स का जो है बंटवारा हो, जिससे केंद्र और राज्य में कोई संघर्ष ना हो, राजकोषीय संघवाद जो है वो हमारे देश में सही तरीके से लागू हो सके। डन छोटे भाइयों? तो ये बात भी याद रखना, राजकोषीय संघवाद के लिए भी ये कार्य करती है बॉडी। ये जो अरविंद पनगड़िया साहब हैं, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। मैंने आपको बताया कोई भी ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति को ही चेयरपर्सन बनाया जाता है। ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अरविंद पनगड़िया साहब। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो न्यूयॉर्क में है, वहाँ से पढ़े हुए हैं इन्होंने, वहाँ से पीएचडी और रिसर्च की हुई है। बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य किया है। आपका जब नीति आयोग गठन हुआ 2015 में 1 जनवरी को, तो नीति आयोग की पहले जो है उपाध्यक्ष बनाए गए। चेयरपर्सन तो आपको पता है नीति आयोग के कौन होते हैं? प्रधानमंत्री महोदय होते हैं। लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन है वो अरविंद पनगड़िया साहब ही बनाए गए थे, तो आप इनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो G20 का आयोजन भारत में हुआ, उसमें शेरपा के रूप में जो है मुख्य भूमिका निभाई। कई बार इन्होंने G20 के रूप में G20 में अलग अलग जगह काम किया। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है, वहां पर भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहां पर ये बहुत ही बड़े पदों में रहे। ठीक है डन छोटे भाइयों? तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। लेकिन अध्यक्ष जब 16वें वित्त आयोग का इनको बनाया गया, तो इनके साथ मैंने आपको बताया 4 और मेंबर चाहिए, तो उन 4 मेंबर के नाम भी याद करना जरूरी है। तो उनको किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया? देखिए अरविंद पनगड़िया जो है वो तो चेयरपर्सन हो गए। ये देखिए अरविंद पनगड़िया साहब हो गए जो कि चेयरपर्सन है। मैंने इनके बारे में तो आपको बता दिया, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भी है इनके बारे में। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम है अरविंद के साथ साथ एएन झा। तो देखिए अरविंद एएन झा। तीसरे व्यक्ति जो इनको साथ मतलब कि इनके कार्यों को आसान करने के लिए नियुक्त किया गया हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, उनका नाम है एनी जॉर्ज मैथ्यू। ये स्पेशल सेक्रेटरी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया। वहीं पर निरंजन जो है, यदि आपसे कहा जाए, राजाध्यक्ष को भी जो है इनके साथ जो है अपॉइंट किया गया। निरंजन राजाध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। तो देखिए एएन झा, निरंजन राजाध्यक्ष और जो है एनी जॉर्ज मैथ्यू। और एक स्पेशल मेंबर, मैंने बताया 4 मेंबर होने चाहिए, तो सौम्या कांति घोष को भी जो है यहां पर 16वें वित्त आयोग में शामिल किया गया है। तो यहां पर 1, ठीक है, यदि इस बॉडी की बात करें तो यहां पर 1 तो चेयरपर्सन हो गए और 4 ये जो है आपके मेंबर हो गए। तो इनके नामों को भी आपको याद रखना है। ये 4 के 4 मेंबर और अरविंद पनगड़िया साहब जो इसके चेयरपर्सन है, ये 16वें वित्त आयोग जो बनाया गया, गठित किया गया है, उसके लिए 2026 से 31 तक के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि भैया जो आपने 15वां वित्त आयोग बताया जिसमें एनके सिंह साहब जो है चेयरपर्सन थे, तो इनकी सिफारिशें क्या थी? क्योंकि अभी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है हमारे देश में चल रही हैं, और उसी वित्त आयोग की सिफारिशों में केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू और जो टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ग्रांट को जो है संबंध का बंटवारा किया जाता है। डन छोटे भाइयों? तो आपको यहां पर देखना है कि पहला पॉइंट जो है क्या कहता है। क्लियर है? बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को लगता है फाइनेंस कमीशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही समझने का टॉपिक है। जब आपको पता रहेगा 275 के तहत प्रोविजन दिया गया था, 266 के तहत कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाला जाता है, किस तरीके उसमें मदें आती हैं, किस तरीके से इसका कार्य है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले बॉडी के बारे में जाना, बॉडी क्या है, मतलब फाइनेंस कमीशन क्या है। फिर हमने जाना कि इसका कार्य क्या होता है, इसका कंपोजिशन कैसे हुआ है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन कौन से व्यक्ति पहले और जो है 16वें फाइनेंस कमीशन में रहे, तो मैंने आपको उनके नाम और उनके परिचय को बताया। फिर मैंने आपको बताया 16वें फाइनेंस कमीशन के 4 अन्य मेंबर के नाम बताए। फिर अब मैं आया 15वें फाइनेंस कमीशन, जो कि जिसकी रिपोर्टें और सिफारिशें अभी लागू हो रही हैं।
तो यहां पर कहा गया 15वें फाइनेंस कमीशन में कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, मतलब जो केंद्र में जो टैक्स कलेक्ट हुए, जो भी रेवेन्यू आया या जो भी मतलब शुल्क या सरकारी प्राप्तियां हुई, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी। तो आपको बता दें यहां पर पहले तो ये 42% था, इसे घटा करके जो है 41% कर दिया गया। अब छोटे भाइयों यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच जो है, ये जो है स्टेट को जो है कितना 41% जो है हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब 100 में जो है 41% राज्यों को बंटवारा किया गया। इसे कहा जाता है वर्टिकल, ठीक है, डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन जो है मतलब कि कुल मिलाकर के इसको कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये वर्टिकल डेवोल्यूशन में एक प्रकार से पूल होता है, पूल की तरीके, मतलब कि भाई इतने परसेंट जो है राज्यों को बांट दिया जाएगा 41%। पहले ये 42% था, तो 41 क्यों किया गया? तो इसके लिए यही यहां पर सामने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और जब लद्दाख यूटी बनाए गए तो उस 1% को, पहले तो एक राज्य था तो उस 1% को वहां पर कम किया गया कि 42% की बजाय अब 41% हिस्सेदारी राज्यों की रहेगी। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल जो डेवोल्यूशन होता है, क्षैतिज जो हस्तांतरण होता है, वो क्या होता है? तो इसमें क्षैतिज में कई चीजों में डिवाइड किया जाता है। मैंने बताया कि राज्यों के बीच जो क्षैतिज विभाजन किया जाता है मदों का या जो भी रेवेन्यू होता है, तो कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर जो जनसंख्या होती है उसके प्रदर्शन को देखा जाता है, ठीक है, और जनसंख्या के वेटेज को जो है कितना रखा जाता है? तो 12.5 रखा गया कि जनसंख्या के लिए जो है यहां पर वेटेज टू जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, जनसंख्या को लेकर के कम और ज्यादा करने के लेकर के कितना परफॉर्मेंस किया गया, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, विभिन्न चीजों को लेकर के। तो यहां पर 12% उन राज्यों को, 12.5% इसमें दिया जाता है। 45% टू जा इनकम, मतलब कि जिन राज्यों में जितनी ज्यादा इनकम है उसके आधार पर 45% मदों को अलग जो है किसमें, हॉरिजॉन्टल जो है यहां पर डेवोल्यूशन में डिवाइड किया जाता है। वहीं पर 15% जो है ईच पॉपुलेशन, ठीक है, और राज्यों की जनसंख्या के आधार पर, और 10% फॉरेस्ट, खास करके एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्षेत्र के प्रदर्शन को देख करके, और 2.5% जो मदे हैं वह राजकोषीय, जो मतलब कि राजस्व से निकाली जाती वाला धन है, वो 2.5% टैक्स के आधार पर बांटा जाता है। तो दोनों बातों को समझिए। मैंने आपको बताया वर्टिकल में सिर्फ पूल कर दिया गया है कि भाई 41% हम राज्यों को देंगे अभी 15वें में, पहले तो 42 था जब 14वां वित्त आयोग आया था, अब 41 कर दिया गया। क्यों किया गया ये बात भी समझ गए। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है इसमें अलग अलग चीजें हैं, जनसंख्या, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, आय, ठीक है, जनसंख्या की आय, पर्यावरण परिस्थितिकी को लेकर के, और राजकोषीय प्रयासों को लेकर के, राजकोषीय प्रयास जो है कैसे किए गए उस आधार पर विभाजन जो है किया जाता है। एक तीसरा आधार भी है, बहुत सारे राज्यों को ग्रांट की जरूरत होती है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक, और आपने देखा है कि प्राकृतिक स्थितियां हैं, कई पहाड़ी राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है और लैंड फर्टाइल नहीं है, और उतना उत्पादन नहीं होता, ना उतना इंडस्ट्री, ना उतने जो है उद्योगों का वहां पर टैक्स आता है, या सरकारी नौकरियां भी नहीं है। तो ग्रांट जो है राज्यों का अनुदान, तो यहां पर फाइनेंस कमीशन यह भी कहता है कि द कमीशन हैज रिकमेंडेड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अमाउंटिंग टू अबाउट 3 ट्रिलियन, ठीक है, 3 ट्रिलियन रुपए जो है राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिशों की बात भी करता है। कई बार फाइनेंस कमीशन यह भी कहता है कि जो राज्य हैं उनके परफॉर्मेंस को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो है अलग ग्रांट की बात करता है। फाइनेंस कमीशन कहता है कि कुछ राज्य हैं जिनका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए, वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही छोटे राज्य हैं, तो उनके लिए भी पैसा मिलना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कोई राज्य सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहा है, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ा रहा है, तो उन राज्यों को और पैसा मिलना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन तो अच्छी चीज है, परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। रूरल इकोनॉमी को, जैसे ग्रामीण जो है अर्थव्यवस्था है, वहां पर एग्रीकल्चर, मेंटेन द रूरल रोड इंफ्रा, इसके लिए भी रूरल एरिया को इनहेंस करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड जो है इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यदि किसी राज्य में गवर्नेंस को लेकर के, सुशासन को लेकर के, साथ ही साथ प्रशासन को लेकर के अच्छे रिफॉर्म किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में, तो ऐसे को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी देना चाहिए। पावर सेक्टर, आपको पता है बिजली जो है बहुत जरूरी है, और बिजली को लेकर के यदि कोई अच्छा करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इनहेंस करता है, तो उन राज्यों को भी अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का भी प्रावधान जो है देता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 3 आधार, एक आपका वर्टिकल में पूल कर दिया, हॉरिजॉन्टल में जो है मैंने जनसंख्या, कर, और आपका वहां पर जो पूरी और भी चीजें जो है उनको जोड़ करके, वहीं पर ग्रांट और एड, किसी राज्य को अनुदान को लेकर के उसका पूल अलग होता है, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव की भी ये बात करता है। 15वें वित्त आयोग की जो है सिफारिशें थी जो मैंने आपको समझाई। क्लियर छोटे भाई? अब इसी प्रकार से आपने यहां पर फाइनेंस कमीशन जो है कवर कर लिया है। अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि फाइनेंस कमीशन की भूमिका क्या है।
आपने भैया जो बताया कि राजस्व का वितरण करेगा, तो इसकी और भूमिकाएं क्या हैं उसको आप एक बार बताइए। आपको मैंने बताया ये एक संघीय संस्था है, एक यूनियन इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य करता है। हमारे देश में आपको पता है हमारा देश बहुत सारे राज्यों का संघ है, तो सहकारी संघवाद आपने इस शब्द को सुना होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है राजकोषीय संघवाद को बढ़ाता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर बने रहें, जो राजकोष आता है उसका सही तरीके से वितरण हो सके और सभी संतुष्ट रहें, ठीक है। आपको बता दें यह जो है एक सिविल कोर्ट के समान भी कार्य करता है, इसकी भूमिका एक सिविल कोर्ट की भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वासी जुडिशरी बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में इसकी भूमिका देखने को मिलती है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो है धन को लेकर के जो विवाद, वितरण का विवाद है, उसको दूर करने का काम करता है। एक मीडिएटर है कि केंद्र और राज्यों के बीच धनों का समान वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात पे भी जो है इसकी जो है रिपोर्ट को सही ठहराया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे फाइनेंस कमीशन से जुड़े। अब आपके मन में आता होगा कि भैया ऐसी इस बॉडी में, ये तो आपने इसके फंक्शंस भी बता दिए, हमें इसकी भूमिका भी बता दी, लेकिन इसकी आलोचना कैसे करेंगे? तो आपको पहली आलोचना का पॉइंट आपको मैं बताता हूं, वो भी जरूरी है, क्रिटिक्स भी जरूरी है यदि एक बॉडी है महत्वपूर्ण। तो देखो ये एक बॉडी जो फाइनेंस कमीशन बॉडी बनाई गई, यह एक जो है एडवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। अब आप कहें कैसे? परामर्शदात्री संस्था है। यह अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के माध्यम से संसद पे पहुंचा देती है। अब संसद में जो हमारी एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है, कार्यपालिका, इसको माने या ना माने, यह जो है केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये एक जो है इस बॉडी की बहुत ही मतलब की कमी है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि राज्यों जो हैं, जो हमारे स्टेट हैं, उनका कोई भी इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। आप देखिए इस बॉडी में मैंने बताया एक चेयरपर्सन होंगे जो राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे और 4 अन्य मेंबर होंगे। राज्यों की भागीदारी नहीं है, क्योंकि राज्यों के मुद्दों पे ये बात करती है, केंद्र और राज्य के बीच जो है सहकारी संघवाद, राजकोषीय संघवाद को बढ़ाती है, लेकिन राज्यों की भागीदारी ना होना यह एक कमी है। तीसरी कमी जो है, जब सभी राज्यों में धन वितरण होता है तो उसका एक फार्मूला जो है अमीरी, ये जो फार्मूला है सभी राज्यों को लेकर के। अब हमारा जो नॉर्थ के स्टेट हैं या हमारे साउथ के स्टेट हैं, यदि हम मैदानी भागों के राज्यों की बात करें तो अलग अलग भौगोलिक स्थितियां और परिस्थितियां हैं। और यदि ये एक समान फार्मूले से वर्क करता है कि भाई हर वर्टिकल पूल कर दिया, उसमें 41% शेयर जो है सभी राज्यों को बांट दिया गया, या हॉरिजॉन्टल कर दिया गया, या ग्रांट कर दिया गया, या परफॉर्मेंस बेस्ड कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अमीरी गरीबी की जो राज्यों की खाई है उसको भी बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। साथ ही साथ जो है राज्यों द्वारा जानकारी पर भी ये निर्भर होता है। राज्य जो अपने डाटा को दे देते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस है, ये हमारा ये है, हम देखो इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसकी कमी है, क्योंकि ये राज्यों के द्वारा दिए गए डाटा पे कार्य करता है। तो ये हम संपूर्ण जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में इस क्लास में समझ चुके हैं। अब फाइनेंस कमीशन के साथ साथ जो कि केंद्र के साथ है, उसी प्रकार से आपने देखा राज्यों में भी स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग राज्य के जो पैसे को कलेक्ट होता है, जो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आता है, उसको जो है नगर पालिका और पंचायतों के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो राज्य जो है कौन करता है? वित्त आयोग करता है। तो आइए इस बॉडी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जिस प्रकार से हमने फाइनेंस कमीशन को जाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी प्रकार से जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन भी जो है क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी का गठन जो है आर्टिकल 243 आई के तहत किया गया है। आई फॉर इनकम, और 243 को तो आप समझते हैं, के फॉर मैंने आपको बताया ही था कि आर्टिकल 243 के तहत जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाए जाते हैं, और आई के तहत जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। आपको बता दें कि इसके सभी रिप्रेजेंटेटिव को कौन अपॉइंट करेगा? जैसे केंद्र में जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं, और राज्यों में जो है हमारे राज्यपाल या गवर्नर महोदय के द्वारा किया जाता है। आपको मैं यहां पे बताऊं कि इसका काम क्या है। इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ये उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे हमारा वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करता है। ये स्टेट लेवल पे लेकिन वर्क करता है, एक राज्य के अंदर जो है वर्क करता है। ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग सेफ फंड किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम और जो है म्यूनिसिपैलिटी, जो हमारी पंचायतें और नगर पंचायतें हैं, ये उनके बीच जो मतलब कि धन का वितरण है उसको उसी प्रकार से हल करता है जिस प्रकार से केंद्र में फाइनेंस कमीशन हल करता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में।
तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को तो एक तो सबसे पहले आप लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए, और इसी प्रकार के बेहतरीन रोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मैं अभी कवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। फिर इसके बाद जो है मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आऊंगा इंडियन पॉलिटी के कोर्स और करंट अफेयर के कोर्स, और आने वाले समय में हिस्ट्री, ज्योग्राफी के सारे डिटेल्स कोर्स लेकर के आऊंगा। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। फुल डिटेल्स पढ़ने का अपना एक मजा है। आप प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी सारी बातें समझ चुके हैं, मेंस के दृष्टिकोण से भी सारी बातें समझ चुके हैं। बस आपको इस क्लास को पढ़ने के साथ अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, और नोट्स जैसे ही आप नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, और नोट्स बनाने के बाद रिवीजन की ऑफ सक्सेस हमेशा मेरा एक टैगलाइन रही है। तो आप दोहराइए जरूर, और मेरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।